प्रभावित होती है। चलिए भाई, आयुष गंगोत्री, वेरी गुड इवनिंग। चलिए बताइए, क्योंकि जो गुणक होगा, गुणक का मतलब यहां पर ध्यान रखना है, जो वैल्यू निकल कर आएगी सर, ये वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि इसमें जो भी नंबर है ज्वेलरी है। ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, तो प्रॉपर्टी और ज्वेलरी जो होती है सर, अगर वो 3 साल तक एक व्यक्ति अपने, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास, सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। और हम इससे पहले भी एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं जिसमें बीपीएससी टीआरई 1 के पेपर का डिस्कशन किया था, यानी कंप्लीट इकोनॉमिक्स का एनालिसिस किया था। और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड यानी बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में। चलिए भाई, एक बार सभी लोग यस का कमेंट कर दें। कुमार, रवि, कोमल, केशरवानी, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और होपफुली आपने देखा था कि पिछली क्लास में लगभग, यानी पिछले पेपर के डिस्कशन के अंदर 80 में से इजीली हम 70 क्वेश्चन तो कर सकते थे। और कुछ ऐसे सवाल रहते हैं, 1 से 2 सवाल ऐसे रहते हैं जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग आंसर शायद अलग होता है और जो हमारा बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आंसर अलग होगा। लेकिन 80 में से 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तक ऐसे होंगे, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए आसानी से, उसमें कोई भी परेशानी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो टीआरई 2 का ये पूरा पेपर एनालिसिस करने वाला हूं, पूरे 80 सवाल डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार जल्दी से यस का कमेंट करते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया था, ये एग्जाम एक्चुअली 15 दिसंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था। और इसके अंदर आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन पहले लैंग्वेज के होते हैं, उसके अलावा 40 क्वेश्चन जो कॉमन रहते हैं जीएस वगैरह से मिलाकर, उसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेशल है वो 80 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है यहां पर, कि सवाल ये पूछा गया है, अर्थशास्त्र जो होता है यानी इकोनॉमिक्स जो होती है, वो किस चीज का अध्ययन करती है, वो किस चीज का डिस्कशन करती है। यहां पर आपको याद रखना है, ये बिल्कुल बेसिक्स, यानी कि शायद जब भी कोई बैच शुरू होता है और उसकी सबसे पहली स्टेटमेंट होती है सर, वो यही होती है कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्यों हुआ है। तो हम कहते हैं कि संसाधनों की मात्रा जो है वो सीमित है, और हमारी जितनी भी वांट्स है, जो डिजायर्स है, वो अनलिमिटेड है। इसलिए हम अपनी जितनी भी डिजायर्स है उनको 100% सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमेशा हमें चॉइस करनी होती है। हम 2 में से 1 का सिलेक्शन कर लेते हैं, 1 को चुन लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं अगर, तो आप कहोगे सर यहां पर सबसे मुख्य वजह है संसाधनों के दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं, ये चॉइस करने को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये चॉइस करने को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि स्क्वायर जो रिसोर्सेज हैं वो आते हैं और चॉइस करनी होती है। चलिए अगला सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होता है। देखो, मैंने आपको अगर याद हो तो 2 चीजों पर बात की थी मैंने यहां पर। देखो, एक होता है इंडिफरेंस कर्व, जिसे हिंदी में अनादिमान वक्र कहते हैं, यानी 2 वस्तुओं के बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो कि सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको याद होना चाहिए सर, जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जिसे नॉर्मली शॉर्ट में आईसी कहते हैं, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ये हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। लेकिन अगर आप याद रखेंगे यहां पर कि इस तरह से जब कर्व बनता है, जो कि पीपीसी कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है, इस शेप को कॉन्वेक्स टू कॉन्केव टू ओरिजिन कहते हैं। यानी एक को हम यहां पर कॉन्वेक्स कहते हैं और दूसरे को कॉन्केव कहते हैं। यानी एक को हम यहां पर मूल बिंदु की ओर उत्तल कहते हैं यानी कॉन्वेक्स को, और एक को यहां मूल बिंदु की ओर अवतल कहा जाता है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया था यहां पर कि सर जो उत्पादन संभावना वक्र है वो कैसा होगा, ये कॉन्केव टू ओरिजिन होगा। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है भाई यहां तक। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। सर अगला सवाल क्या पूछा गया था एग्जाम में, एक समूह उत्पाद वक्र के क्या स्थिरांक यानी क्या कांस्टेंट चीज होती है। स्थिरांक नहीं समझ में आता है तो याद रखो कांस्टेंट आना चाहिए सर। और आइसो क्वांट क्या होता है, देखो एक आइसो क्वांट का मतलब यह होता है कि 2 लेबर और कैपिटल यानी उत्पादन के 2 फैक्टर मिलकर जो उत्पादन करते हैं, आइसो क्वांट हम ये मानते हैं कि लेबर और कैपिटल ये 2 फैक्टर है हमारे पास, एक तरफ पूंजी और एक तरफ लेबर, इन दोनों के वेरियस कॉम्बिनेशन जिनसे सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता हो, जिनसे सेम उत्पादन हमें मिलता हो, उसे आइसो क्वांट कहा जाता है। देखो यहां पर लेबर चेंज होती है, लेबर वेरिएबल होती है, बदलती है,
जो कैपिटल है वो भी वेरिएबल होती है, वो भी बदलती है, याद रखना। तो लेबर भी वेरिएबल होती है, कैपिटल भी वेरिएबल होती है, ये दोनों बदलते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाला जो प्रोडक्शन होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा उन दो कॉम्बिनेशन को, लेबर और कैपिटल के, जिससे कि सेम उत्पादन होता हो, हर बार इसको शो किया जाता है। चलिए मेरे भाई, तो बात समझ में आ रही है सर? तो आपने कहा सर लेवल ऑफ लेबर क्या ये कांस्टेंट होगा? आप कहोगे सर नहीं। क्या लेवल ऑफ कैपिटल कांस्टेंट होगा? आप कहोगे ये भी नहीं। इसका मतलब ओनली वन कहोगे तो ये भी नहीं, ओनली टू कहोगे तो ये भी नहीं, डिपेंड ऑन सिचुएशन होगा तो भी नहीं। क्योंकि लेबर और कैपिटल तो चेंज होने वाली चीजें हैं, ये तो वेरिएबल है, परिवर्तित होंगी। इनसे मिलने वाला जो उत्पादन है, यानी हर एक पॉइंट पर यहां पर जो भी उत्पादन होगा उसका लेवल ऑफ उत्पादन, प्रोडक्शन, वो सेम होने वाला है। इसका मतलब यहां कोई भी ठीक नहीं होगा, आंसर सारे के सारे गलत होंगे। अगर यहां प्रोडक्शन दिया होता तो वो आपका कांस्टेंट होता, बाकी सारे वेरिएबल हो जाते। पॉइंट क्लियर है भाई? यहां पर तीसरा क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो क्या होगा? देखिए, उपभोक्ता की आय कम होती है। आपको एक बात याद रखनी है इस सवाल में, आय का और मांग का जो संबंध है, क्योंकि मांग से दिया गया है, आय और मांग का जो संबंध है, देखो आय अगर बढ़ती है तो जो मांग है सामान्य वस्तु में वो बढ़ जाती है। सामान्य वस्तु की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है आय के बढ़ने पर, या ये कह सकते हो कि सामान्य वस्तु की मांग कम हो जाती है आय के कम हो जाने पर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन वहीं पर आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है सर, किसकी? तो आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है अगर कोई वस्तु निष्कृत होती है, जिसको इंग्लिश में इंफीरियर कहा जाता है। अगर कोई भी इंफीरियर वस्तु होगी बेसिकली, तो सुपीरियर का मतलब तो लग्जरी से होता है, और सुपीरियर जो होती है जिसे हिंदी में प्रतिष्ठा सूचक कहते हैं, वहां भी आय का और मांग का जो संबंध है वो धनात्मक होता है। अब यहां से आपको एक बात सीखनी पड़ेगी कि आय बढ़े तो सामान्य तौर पर नॉर्मल गुड्स की मांग बढ़ती है, आय बढ़ने पर बढ़ती है, और सुपीरियर की भी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है। लेकिन इंफीरियर जो होता है उसकी मांग आय के कम होने पर बढ़ती है। अगर आय कम हो जाती है, सुपीरियर, इंफीरियर जो उसकी मांग बढ़ जाती है। क्योंकि इंफीरियर कहते ही उसे हैं सर जो जनरली तौर पर आय के साथ धनात्मक की जगह ऋणात्मक संबंध, नेगेटिव रिलेशन रखती होगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई यहां तक? तो आपने कहा इंफीरियर गुड्स वो होती हैं जहां पर आपका रिलेशन नेगेटिव होगा, यानी आय के कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। यदि मांग पूर्णतः लोचदार होगी तो उसका लोच गुणांक, यानी कि उसका इलास्टिसिटी कितनी कहलाएगी? पूर्णतः लोचदार के केस में क्या होता है? देखो, इकाई लोचदार कहते हैं जब एक होती है, एक से ज्यादा होने को रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं, लोचदार कहते हैं। इनफाइनाइट होने को परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। एक से कम हो जाए तो उसको इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक कहते हैं, और जीरो हो जाए तो उसको परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। तो वन नहीं कह सकते, परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो जीरो कहेंगे, और परफेक्टली इलास्टिक हो, याद रखना, तब उसको इनफाइनाइट कहेंगे, इंफिनिटी कहेंगे। तो यहां पर आंसर होगा कि पूर्णतः लोचदार यानी परफेक्टली इलास्टिक इनफाइनाइट होती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया है? देखो, यहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है गॉसेन, और गॉसेन ने कोई एक नहीं बल्कि 3 नियम दिए हैं। याद रखना, यहां पर गॉसेन के 3 लॉ ऐसे हैं जो काम करते हैं। आप पूछेंगे कि सर वो 3 लॉ कौन कौन से हैं जो गॉसेन के लॉ कहलाते हैं? देखो ध्यान से, इन 3 लॉज के अंदर देखो हम सबसे पहले बात ये करते हैं, बेसिकली एक होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा डिमिनिश होती है। तो एक तो जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो इसका पहला नियम है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इसका पहला नियम है। जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इक्वी यानी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा नियम है। और एक नियम इसका स्केर्सिटी से रिलेट करता है, यानी कि सर यहां पर इसने 3 नियम बताए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि समान प्रतिफल वाला है, ये इसका सेकंड नियम है। ये भी पूछ सकता है ये इसका कौन सा नियम है, तो मेरे भाई ये गॉसेन का सेकंड नियम कहलाता है।
याद रखिएगा, इस पर पूरा एनालिसिस में करता हूं, हमेशा क्लास में आपको अवेलेबल कराता हूं जब, तो पीजीटी वगैरह के लिए आप मेरे साथ एग्जाम ज्ञान पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, टॉपिक वाइज वहां पर आपको पूरा चीजें कवर कराई जाती है। चलिए, आपको बताना है इसमें कौन सी वो चीज है जो पूर्ति का निर्धारक नहीं है, कौन सा वो है जो कि पूर्ति का निर्धारक नहीं है, पूर्ति का डिटर्मिनेटर नहीं है, पूर्ति का निर्धारक नहीं है। देखो, जो पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन है, ये पॉलिसी सप्लाई का होगा, ये सप्लाई का निर्धारक होगा। टैक्स जितना ज्यादा होगा सप्लाई पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। जो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेंसी है ये भी सप्लाई का होगा, भाई प्राइस बढ़ने की संभावना जिसकी होगी उसकी ज्यादा सप्लाई होगी। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो डिमांड का होता है। देखो, किसी चीज को देखकर प्रभावित होना, भाई जैसे कोई चीज फैशन में चल रही है, हम किसी पार्टी में गए, जो लोगों ने ड्रेसअप किया हुआ था उसको देखकर हम इफेक्ट हो गए, अब क्योंकि उसको देखा हमने अच्छा लगा तो हमने कहा हम भी इसकी डिमांड करेंगे। सप्लाई किसी को देख के प्रभावित नहीं होती है, देख के जो होती है किसी को फैशन की वजह से, नॉर्मली इसी को नाम दिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है, यह हमेशा डिमांड का फैक्टर होता है। तो यह पूछा गया है कि कौन सा पूर्ति का नहीं है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो डिमांड को अफेक्ट करता है, तो डिमांड का फैक्टर है किसी चीज को देखकर प्रभावित होना, यह डिमांड में आता है। चलिए भाई, अगला पॉइंट क्या कहता है। ये सवाल में थोड़ा सा डाउट और थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आना चाहिए वो अलग है, लेकिन जो बीपीएससी ने अपना आंसर माना है इसके अंदर वो अलग माना है। लेकिन मैं आपको पूरी बात समझाता हूं कि मेरी वजह क्या है आंसर अलग होने की। यहां पर देखो, एक सम लागत रेखा जो आइसो क्वांट कर्व बनता है, आइसो क्वांट कर्व जो बनता है, देखो याद रखो, उसके अंदर एक इस तरह की रेखा बनती है जिसे आइसो कॉस्ट लाइन कहा जाता है। यानी कि हमारी जो कॉस्ट लाइन है, हम उस लेबर और फैक्ट कैपिटल को हम अपनी खर्च से पूरा करते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन है। देखो ये लाइन जब कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट इंक्रीज करती है, तब ये आगे की ओर शिफ्ट होती है। जब कॉस्ट इंक्रीज करती है तब ये आगे की तरफ चली जाती है, बात समझना। और जब हमारे प्राइस डिक्रीज करते हैं, जिस चीज के प्राइस डिक्रीज करते हैं और जो प्राइस होते हैं वो डिक्रीज करते हैं, तब ये आगे की तरफ जाती है। मान लीजिए कि एक्स के प्राइस डिक्रीज करेंगे तो इस तरह से, वाई के डिक्रीज करेंगे अगर तो वाई के इस तरह से हो जाएंगे। मींस कहने का अर्थ है कि इसको दो चीजें प्रभावित कर सकती हैं, या तो प्राइस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है। या तो टोटल कॉस्ट बढ़ जाए तब ये आगे जाएगा, और कम हो जाए तो पीछे आ जाएगा। प्राइस अगर बढ़ जाए तो ये पीछे आएगा, और अगर कम हो जाए तो आगे जाएगा। अब क्योंकि सवाल में पूछा मूल बिंदु से दूर कब होगा, सवाल में सिर्फ इतना पूछा, ये नहीं पूछा परिवर्तन होगा, मूल बिंदु से दूर की तरफ कब जाएगा। दूर जाता है जितना प्राइस कम होगा, क्योंकि सर हम उस कॉस्ट में ज्यादा क्वांटिटी, उस सामान की ज्यादा यूनिट ले पाते हैं, कब? जब उसका प्राइस कम होता है। तो मूल बिंदु से दूर जाने का जो अर्थ बनता है ना, वो बनता है यहां पर आंसर होना चाहिए ए, माफ कीजिएगा बी, लेकिन यहां पर जो बीपीएससी ने अपना आंसर माना है वो आंसर माना है डी को। यानी उसने प्राइस में होने वाले चेंज को भी कंसीडर किया है। उसको अगर यहां डिक्रीज वर्ड लिखा होता तो होपफुली इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन इंक्रीज वर्ड है, डिक्रीज में ये आगे की ओर जाता है और जबकि इंक्रीज में ये पीछे की ओर मूव करता है। प्राइस के बढ़ने की वजह से हम यहां बात कर रहे हैं कि भाई वो कम यूनिट ले पाता है उस कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट का अमाउंट वहां सेम रहता है, प्राइस चेंज होता है। चलिए, बट जो भी आंसर माना है उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा एक से दो सवाल अगर ऐसे भी हो तो कोई परेशानी नहीं है भाई। फिलहाल चलिए अब आंसर करते हैं। अगर एमसीएमआर से ज्यादा हो जाए, अगर मार्जिनल कॉस्ट यानी एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो संतुलन नहीं होगा। क्यों बताइए? कोई चीज संतुलन में नहीं होगी, ऐसा क्यों बताइए, अगर एमसीएमआर से ज्यादा हो जाए। चलो भाई, अब देखो, क्योंकि आप कहोगे सर उसका बेनिफिट जो है उसकी कॉस्ट से कम है, याद रखना बेनिफिट जो है वो कॉस्ट से कम है।
इसीलिए कोई भी आप कहोगे वो संतुलन नहीं होगा सर, संतुलन में उसको फायदा होना चाहिए। संतुलन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेनिफिट जो है उसकी लागत, लाभ जो है वो लागत से कम हो चुका है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में जो परिवर्ती परिवर्तन होता है, जो पॉइंट ऑफ चेंज होता है ट्रेंड में, वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 10। अब देखिएगा यहां पर बात समझने की है, सर जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम पूछा है, इसमें हम 3 कंडीशन बनाते हैं, इस तरह से कर्व बनाते हैं जिसमें एक पहली स्टेज होती है, फिर दूसरी स्टेज होती है और उसके बाद तीसरी स्टेज में चला जाता है। जब पहले से दूसरे में जाए या दूसरे से तीसरे में जाए, ये वाला पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ चेंज। जब पहले से दूसरे में जाता है या दूसरे से तीसरे में जाता है, यानी कि आप याद रखो जब पहला होता है इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरा कहां से शुरू होता है, जब उत्पादन घटती दर से बढ़ना शुरू करता है, यानी जहां पर उत्पादन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज करता है, क्योंकि उत्पादन घटती दर से घटना शुरू करे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। घटती दर से घटना ऐसा कुछ नहीं होता है, बढ़ती दर से बढ़ना होता है, लेकिन ये पहली कंडीशन होती है फर्स्ट। चेंज कभी नहीं होगा, ये चेंज होगा कब, जब पहले से आप दूसरे में जाओगे या फिर दूसरे से तीसरे में जाओगे। बात ध्यान से समझने की है, सर यहां पर थर्ड दिया नहीं गया, पहला दिया गया, दूसरा दिया गया और ये तो गलत हो रहा है यहां पर, तो इसलिए याद रखो जो फर्स्ट ए होगा वही इसका राइट आंसर होगा। गोदाम का किराया क्या होता है, जब हम कोई भी सामान बना लेते हैं और बनाकर उस सामान को गोदाम में रख देते हैं, तो गोदाम एक्चुअली ना तो बनाने की लागत है, गोदाम ना ही बेचने की लागत है। एक्चुअली क्या होता है भाई, हम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं सर उसका, क्योंकि हम सामान को गोदाम में रखते हैं फिर आगे सेल कर देते हैं किसी और को, वहां सामान वो रखता है फिर धीरे धीरे उसको बेचता है। ये कॉस्ट जो कहलाती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाती है। गोदाम डिस्ट्रीब्यूशन करने वालों के लिए जरूरी होते हैं जो सामान को आगे किसी और पार्टी को सेल कर देते हैं। इनमें से कौन सा एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उदाहरण है। देखो पूर्ण प्रतियोगिता का कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं होता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता वो बाजार है जिसमें सारे प्रोडक्ट जो होंगे सर हाँ वितरण लिखा भी रहता है। चलिए भाई तो क्या कहेंगे आप, सर ऐसी जो कि बिल्कुल एक जैसा हो। देखो रेलवे तो नहीं होता, क्योंकि रेलवे तो एक के पास है, अभी तक भारत सरकार के पास है। वीडियो गेम्स अलग अलग होते हैं, यहां स्टॉक मार्केट को माना गया, यहां पर माना गया बीपीएससी के द्वारा स्टॉक मार्केट होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो शेयर होता है शेयर की क्वालिटी एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी शेयर के प्राइस अलग अलग होते हैं। जबकि हमें रूल ये पता है सर प्राइस भी एक जैसा होना चाहिए, इमेजिनरी है, लेकिन फिर भी उस इमेजन के आधार पर थोड़ा सा क्लोजली मान लिया जाता है। जैसे मैंने कहा था फल बेचने वाले और सब्जियां बेचने वाले, सब्जियां आप अगर देखोगे तो मोस्टली आपको देखने को नजर आएगा लगभग लगभग सर परफेक्ट कंपटीशन जैसी होती है। हर ठेले पर लगभग एक जैसी सब्जी, हर दुकान पर लगभग एक जैसी सब्जी है, तो नियर बाई आंसर है ये, इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं है। तो एग्जैक्टली परफेक्ट कंपटीशन का कोई भी आंसर नहीं होता, ये इसका नियर बाई आंसर होगा। जब हम बाजार की संरचना की बात करते हैं तो बाजार में इनमें से बताओ कौन सी संरचना का एक रूप नहीं है, कौन सा एक बाजार का टाइप नहीं है, कौन सा बाजार का प्रकार नहीं है। देखो परफेक्ट कंपटीशन बाजार होता है, ओलिगोपोली बाजार होता है, कॉम्पिटेटिव मोनोपोली ऐसा कोई बाजार नहीं होता सर। कॉम्पिटेटिव मोनोपोली नामक कोई बाजार हमने नहीं पढ़ा है। हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है, मोनोपोली पढ़ा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कह देते हैं इसे कई बार, वो भी पढ़ लेंगे हम इसे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी पढ़ लेते हैं और उसमें मोनोप्सोनी भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आंसर नहीं हो। तो आज लग रहा है सर थोड़ा सा आसान है पेपर, तो आज का पेपर लग रहा है कि थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली। चलिए भाई बताइए मुझे मोनोपोली के बारे में क्या आंसर है जो कि इसके बारे में गलत है, यानी कि मोनोपोली के बारे में सही नहीं है। मोनोपोली के बारे में कौन सी चीज है जो सही नहीं है भाई। मोनोपोली मार्केट
देखो, मोनोपोली एक अकेला प्रोड्यूसर होता है, यह बात सही है सर। मोनोपोली में कोई नजदीकी स्थानापन्न, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ठीक है। प्रवेश पर बाधा नहीं, है गलत है, गलत ही पूछा है। क्योंकि मोनोपोली जो होता है सर, उसमें एक होता है, ना तो कोई उसमें आ सकता है और ना कोई जा सकता है। बात समझ में आ रही है भाई? भाई ना तो उस मोनोपोली में कोई इंक्लूड हो सकता, ना कोई एक्सक्लूड हो सकता, ना कोई आ सकता, ना कोई जा सकता है। अब क्योंकि उसने गलत पूछा है भाई, तो यह बात है कि मोनोपोली हैज नो बैरियर, दैट्स रॉन्ग। राइट आंसर होता है कि हां बैरियर होगा, बैरियर होता है। नो बैरियर का मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब गलत पूछा है तो मैंने कहा ये ए ऑप्शन यानी गलत, गलत ही राइट आंसर बनाना है। ए ऑप्शन को राइट आंसर आप लगा कराओगे। मूल्य विभेद किसे कहा जाता है? मूल्य विभेद किसे कहते हैं? देखो, मैंने बताया था एक ही सामान के अलग अलग रेट वसूल करना। बिल्कुल गलत ही बताया है और गलत ही पूछा था इसमें। देखो, एक ही सामान के अलग अलग रेट लेना, इसे प्राइस डिफरेंशिएशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह लो या प्राइस डिफरेंशियल कह लो, बात एक ही है दोनों। ये नहीं कहलाता, लेकिन इसमें क्योंकि दो ठीक हैं इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाए। यहां दो सही है इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। एक एकाधिकार क्या करता है? एक एकाधिकार में क्या होने की संभावना है? अगर आप सोचिए कि एकाधिकार है किसी व्यक्ति का, तो वो क्या कर सकता है? सर एकाधिकार है जैसे बिजली कंपनियों का, तब हम क्या कहते हैं कि वो अपनी मनमर्जी के प्राइस चार्ज करते हैं। एक से रेट अलग लेते हैं, दूसरे से रेट अलग लेते हैं, ये रेट अलग अलग तरह से लेते हैं जो, तब आप क्या कहोगे भाई इसके बारे में याद रखना? तो आप कहोगे सर क्योंकि वो अकेला है इसलिए वो ज्यादा उत्पादन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अकेला है इसका मतलब यहां ज्यादा फर्म्स नहीं होंगी, लेकिन याद रखना वो अकेला है इसलिए अधिक मूल्य लेता है, क्योंकि उसे पता है वो अकेला ही तो है। ज्यादा प्राइस चार्ज करता है क्योंकि वो अकेला है इसलिए वो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। यहां अनेक फर्मों में से एक नहीं होता, एक ही होता, अनेक नहीं होती हैं फर्में। और वो अधिक उत्पादन नहीं करता है, बल्कि वो इसलिए करता है कीमत को वो ज्यादा रख सकता है। अल्पाधिकार में विंकुचित मांग वक्र क्यों होता है? देखो, विंकुचित मांग वक्र कहते हैं जब हमारा किंग्ड डिमांड कर्व, इंग्लिश में ये इस तरह से बनता है, इसे किंग्ड डिमांड कर्व कहते हैं। और ऐसा होने की वजह क्या है? देखो यहां पर याद रखना कि जो मोनोपोली होती है भाई, उसमें क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जो ये आपके पास होता है जिसे हमने कहा है कि ओलिगोपोली मार्केट में, यहां पर प्राइस रिजिडिटी होती है, कीमत कठोर होती है। इसका मतलब या तो कीमत चेंज ही नहीं होती, या फिर कीमत जब चेंज होती है तो बहुत जल्दी चेंज होती है, जिसकी वजह से डिमांड पर असर पड़ता है। तो प्राइस रिजिडिटी एक फीचर होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, प्रोडक्ट सेम चलता है, सेलिंग कॉस्ट की बात नहीं है, बल्कि कीमत की कठोरता की वजह से किंग्ड या इनडिटर्मिनेट होता है। अभाव की स्थिति किसे कहते हैं? अभाव मतलब स्केर्सिटी क्या होती है? अभाव की स्थिति किस में होती है? डिमांड में होती है, सप्लाई में होती है? आप बताइए मुझे, अभाव किसे कहा जाता है? सर अभाव का मतलब होता है कम होना, यानी संसाधनों का कम होना। जब हमारे संसाधन कम होते हैं हमारी इच्छाओं की तुलना में, उसको प्राप्त करने, पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होते, उसी को हमने क्या कहा? क्योंकि हर इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं जब, तो उसी को हमने अभाव की स्थिति कहा होगा। सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी ये काम करती है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब, सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या होता है भाई? जैसे हम मान लीजिए एक लेबर लगाते हैं, उससे हमें क्या मिला, एक मशीन लगाते हैं, उससे हमें क्या मिला। भाई बात समझना ध्यान से, सिर्फ आंसर रटना नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं उत्पादकता का मतलब होता है सर अगर एक लेबर काम कर रही थी और हमें 2 कर दी, तो उससे उत्पादन कितना बढ़ गया, ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन। यानी कि हमारे उस रिसोर्स का, हमारे उस फैक्टर का जो हमने इस्तेमाल किया, उससे हमें
क्या कुछ मिला उत्पादन के रूप में, उससे हमें क्या पारिश्रमिक मिला, क्या रिफंड मिला, रिजल्ट मिला, आप कह सकते हो। जैसे 1 से 2 लेबर कर देने से कितना उत्पादन बढ़ गया, 1 से 2 मशीन करने से उत्पादन में चेंज आ गया, वो क्या कहलाएगा, रेम्यूनरेशन कहलाएगा। आभास लगान क्या होता है, कैसी घटना है। देखो लगान का जो वर्ड है ये किराए का होता है। एक थ्योरी रिकार्डो ने दी है, भाई समझ भी पा रहे ना अच्छे से। एक थ्योरी जो कि रिकार्डो ने दी है रेंट की, लगान का सिद्धांत, वो कहते हैं जमीन का किराया होता है। जमीन का किराया परमानेंट नेचर, स्थायी प्रकृति का होता है और वो सिर्फ जमीन का होता है। लेकिन मार्शल की थ्योरी है क्वासी रेंट की, और इस पर मैं आपको कल एक क्लास भी दूंगा एग्जाम ज्ञान चैनल पर, जहां पूरी रेंट एंड क्वासी रेंट थ्योरी एक्सप्लेनेशन एंड देन उसके एमसीक्यू दोनों चीजें कराऊंगा। सिर्फ इस टॉपिक पर बेस्ड सवाल होंगे जो, तब आप कहोगे सर आभास लगान जो होगा वो एक घटना हो जाएगी, और ये टेम्परेरी नेचर की मानी जाती है क्वासी रेंट वाली। और यहां पर उत्पादन के जो बाकी साधन हैं, जो बाकी की चीजें जो यूज होती है उत्पादन करने में, उन सब का भी लगान होता है। ये मार्शल की थ्योरी है, अल्फ्रेड मार्शल, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। चलिए, ब्याज दर में अगर परिवर्तन होता है तो धन की कौन सी मात्रा प्रभावित होती है। चलिए भाई, आयुष गंगोत्री, वेरी गुड इवनिंग। चलिए बताइए, ब्याज दर में परिवर्तन होने की वजह से मांग जो परिवर्तित होती है वो क्या होती है। देखो, सामान्य प्रयोजन तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमारे पास एक स्पेक्युलेटिव होता है, एक ट्रांजैक्शन होता है और एक प्रिकॉशनरी होता है। देखो, पैसा इस्तेमाल 3 पर्पज के लिए होता है। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करना, प्रिकॉशनरी का मतलब होता है फ्यूचर के लिए सेव करना, और स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। ट्रांजैक्शन वाला इनकम पर डिपेंड होता है, इनकम पर बेस्ड होता है। जो प्रिकॉशनरी है वो भी इनकम पर बेस्ड होता है सर, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा लेन देन करेंगे, जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना प्रिकॉशनरी का भी यूज ज्यादा होगा। लेकिन स्पेक्युलेटिव का होता है ब्याज दर पर, इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना ब्याज कम होगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ये इनकम बढ़े तो ट्रांजैक्शन बढ़े, इनकम बढ़े तो प्रिकॉशनरी बढ़े, ब्याज घटे तो स्पेक्युलेटिव डिमांड बढ़े। तो ब्याज दर के साथ सिर्फ स्पेक्युलेटिव होता है, सट्टा कहते हैं, जिसका मतलब बिजनेस कारोबार में निवेश करने से हो। नॉर्मल मोटिव कुछ होता ही नहीं है, प्रिकॉशनरी मोटिव यहां तीसरा ऑप्शन हो सकता था। तो ब्याज दरों में परिवर्तन से यह प्रभावित होता है। पीछे की ओर झुका हुआ आपूर्ति कर्व, यानी ऐसा, देखो पीछे की ओर झुका हुआ आपूर्ति कर्व, देखो ऐसा होता है। ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई, लेबर सप्लाई कर्व होता है। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व किसका होता है, लेबर का होता है। देखो, जब इनकम बढ़ती है, यानी हम जो काम करते हैं वो घंटे के हिसाब से करते हैं, यहां पर भाई हम इतने घंटे काम करते हैं। जब हमारी हर घंटे की मिलने वाली इनकम बढ़ती है ना, जब हर घंटे हमारी मिलने वाली इनकम बढ़ती है तो हम भी काम ज्यादा करते हैं। भाई मोटिवेशन आता है, पैसा मिलेगा तो काम भी ज्यादा करेंगे। लेकिन एक समय के बाद जब अच्छा पैसा मिल जाता है तो जनरली फिर हम आराम करने को प्रेफर करते हैं, तब हम आराम करने की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखिएगा, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व जो होता है वो याद रखना है भाई, वो किसका होता है, वो लेबर का होता है। जो लेबर थ्योरी है उसमें हमारा कैसा कर्व आता है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व आता है। यानी पहले हम काम ज्यादा करते हैं, फिर काम कम करने लगते हैं, क्योंकि हमें अच्छा पैसा मिल रहा हो तो फिर आराम करना शुरू कर देते हैं। यदि वास्तविक पुरस्कार जोखिम मूल्य से अधिक हो तो कंपनी क्या करेगी। जितना आप रिस्क ले रहे हो उसके मुकाबले अगर आपको ज्यादा रिटर्न मिले, जितना आप रिस्क ले रहे हो उसके मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिले। चलिए मेरे भाई, तो बिल्कुल भाई करेंगे सभी और आंसर करेंगे। भाई मेरी वॉइस आ रही है, अच्छा ओके, चलिए कोई बात नहीं है। तो वस्तु और सेवाओं की बात अगर हम कर रहे हैं सर, उत्पादन के मूल्य की बात कर रहे हैं सर, तो यहां पर बाजार डिसाइड करता है, बाजार के मूल्य पे डिपेंड करता है। तो मेरे भाई याद रखना, मार्केट प्राइस पर उसकी कीमत डिफाइन होती है। ठीक है भाई, चलिए, तो प्रॉफिट कब होगा,
जब वास्तविक पुरस्कार उसके जोखिम मूल्य से अधिक है, यानी इसका मतलब उसको फायदा हो रहा है। तो आपने कहा सर एनएनपी का सही आंसर होता है एनएनपीएफसी। एनएनपी का सही पॉइंट क्या होता है? बात समझ में आ रहा है भाई? तो एनएनपीएफसी कहा जाता है इसे। तो एनएनपीएफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट पर निकालना। यही राष्ट्रीय आय का ओरिजिनल नेम होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए भाई, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम किसका दिया हुआ है? यानी कोई भी इंसान जो खर्च करता है जरूरत के हिसाब से, इसका एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किसके द्वारा? मेरे भाई याद रखना, उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की बात करें, यानी कि इसके साइकोलॉजिकल लॉ की बात करें, ये एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, कीन्स के द्वारा। ये देखो, जब हम कोई थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे भी मैंने पढ़ाया, रेंट थ्योरी रिकार्डो ने दी है, क्वासी रेंट थ्योरी मार्शल ने दी है, वैसे याद रखना कंजम्पशन का जो साइकोलॉजिकल लॉ है वो किसने दिया? जेम कीन्स ने दिया हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो क्या होगी? वो आंसर ये होने वाला है भाई, देखो ध्यान से, कि रिकार्डो उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की बात करें तो ये जेएम कीन्स के द्वारा कहा गया है। कंजम्पशन फंक्शन यानी उपभोग फलन का ढाल कैसा होता है? उपभोग फलन का ढाल कैसा होता है? देखो, हम यहां पर चार चीजें निकालते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है हमारा एपीसी, एक होता है एपीएस, एक होता है एमपीसी और एक होता है एमपीएस। और शायद इस पे सवाल आया भी था, एपीसी और एपीएस को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 1 बनता है जोड़ने पर, एमपीसी और एमपीएस को जोड़ दे तो भी आंसर 1 बनता है। लेकिन एमपीसी बताता है मुझे कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन जो होगा, कंजम्पशन का स्लोप एमपीसी बताता है, और एमपीएस जो है वो हमें सेविंग फंक्शन का स्लोप बताता है। तो यहां पर एमपीसी नहीं दिया है कंजम्पशन का पूछकर, तो इसका मतलब यहां राइट आंसर जो है वो एमपीसी होगा, और एमपीसी दिया नहीं गया ऑप्शन में, इसलिए कोई भी सही आंसर नहीं होगा। एमपीसी दिया ही नहीं गया है, एमपीसी इसका राइट आंसर है, वो आंसर मानेंगे। एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मान क्या होगा? गुणक कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। अगर एक इकोनॉमी में खुली होगी तो गुणक का मान क्या होगा भाई बताओ? एक ओपन इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी में मेरे भाई राहुल राज इतना परेशान ना हुआ करो, क्योंकि मेरे भाई एक ऐप पर भी क्लास चल रही है और हमारे साथ जो स्टूडेंट है वो ऐप्स पर आराम से जुड़े हुए हैं भाई, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, दोनों चीजें लिंक हैं यहाँ पर। अब मेरे भाई आ जाओ यहाँ, एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य क्या कहेंगे आप? देखो यहां पर देखो, हमेशा गुणक कैसे निकाला जाता है, के कैसे निकाला जाता है? के निकाला जाता है 1/MPS करके। अगर कोई भी इकोनॉमी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर 1/MPS करके निकालते हैं। और यहां पर याद रखना, ये अगर क्लोज में है तो ऐसा निकलता है, लेकिन अगर कोई ओपन इकोनॉमी है तो वहां के निकालने के लिए 1/MPS प्लस MPM कर दिया जाता है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी कर दिया जाता है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालने के लिए यहां पर मेरे भाई समझ में आया है? चलिए भाई, बहुत ध्यान से समझ लीजिए बात को। तो अब आप क्या कहोगे भाई? तो एमपीएस जो होगा यहां पर, और यहां पर अगर आप वैल्यू निकालो तो ओपन वाले की वैल्यू बड़ी निकलेगी या छोटी निकलेगी? बस आप इतना बता दो भाई, क्योंकि ओपन का मतलब क्या होगा कि वहां विदेशों से भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट होगा। चलिए भाई, बात समझिएगा ध्यान से। तब आप कहोगे सर इसका आंसर जो आएगा वो स्मॉलर आएगा क्लोज के मुकाबले, क्योंकि जो गुणक होगा, गुणक का मतलब यहां पर ध्यान रखना है, जो वैल्यू निकल कर आएगी सर, ये वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि इसमें जो भी नंबर है डिवाइडेशन में, डिनोमिनेटर में वो बड़ा नंबर बन रहा है, तो ओपन में आंसर छोटा आएगा, क्लोज में आंसर बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहा जाता है? कीन्स ने इन्फ्लेशनरी गैप जो बोला है, स्फीति का अंतराल जिसे कहा है, कीन्स की जो थ्योरी है उसमें इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहा जाता है?
भाई बताइए जल्दी से। बजरंगी प्रसाद, कोमल, केशवानी, राहुल, रुचि, शिल्पी, एवरीवन, चलिए बताइए मुझे। देखो स्फीति अंतराल कहते हैं जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से। देखो स्फीति कब आती है, महंगाई कब आती है, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो। और डिफ्लेशनरी गैप कब होगा, जब डिमांड कम हो सप्लाई ज्यादा हो। डिमांड का ज्यादा होना डेफिशिएंसी मतलब कमी नहीं। जब डिमांड ज्यादा होगी तो उसे स्फीतिकारी यानी इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, डिमांड के ज्यादा होने पर। और जब डिमांड कम होगी तो उसको डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। तो यहां दो शब्द हैं, एक है इन्फ्लेशनरी और एक है डिफ्लेशनरी। तब एक्सेस डिमांड होने पर, ज्यादा डिमांड होने पर क्या होगा सर, यहां पर एक्सेस डिमांड में स्फीति अंतराल। चलयमान मुद्रा यानी हॉट मनी किसे कहा जाता है, हॉट मनी। देखो जितना पैसा विदेशों से भारत में निवेश होता है, और वो दो प्रकार से, एक एफडीआई होता है और एक एफआईआई, एफपीआई कहते हैं। विदेशों से भारत में पैसा दो तरीके से आता है। अगर वो 10% से कम निवेश हो रहा है किसी भारतीय कंपनी में विदेश से, तो उसको एफपीआई या एफआईआई, ये दोनों एक ही होते हैं। और एक हमारा एफडीआई होता है। एफडीआई को हम लॉन्ग टर्म का मानते हैं, एफआईआई को शॉर्ट टर्म का। जब बड़ी वैल्यू में आती है, जब बड़ी वैल्यू में आती है भाई याद रखना, तब उसे एफडीआई कहते हैं। लेकिन जो एफआईआई या एफपीआई होता है, इसी को हम हॉट मनी के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एफपीआई या एफआईआई जो होगा, इसी को हॉट मनी के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। भाई बात समझ में आ रही है मेरी? तो हमेशा विदेशी पैसे में होगा, लेकिन यहां पर तो ऑप्शन ही एफडीआई और एफआईआई दोनों थे। यदि मुद्रा की पूर्ति 500 रुपए है और नाम मात्र आय यानी नॉमिनल इनकम 3000 रुपए है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की गति कितनी है। भाई 500 रुपए मनी है, लेकिन वो मनी सर्कुलेट हो रही है, इसकी भी इनकम बन रही है, उसकी भी इनकम बन रही है, वो सबकी इनकम बन रही है सर। तो हो क्या रहा है, देखो यहां वो 500 रुपए के कारण जो मनी का फ्लो जनरेट हो रहा है, वो मनी का फ्लो 3000 रुपए जनरेट हो रहा है। 500 रुपए के कारण 3000 रुपए जनरेट हो रहे हैं। अब ये पैसा मूव कर रहा है, घूम रहा है बार बार, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 6 आती है। 6 वेलोसिटी कहलाती है इसकी। यानी ये पैसा 6 टाइम जो है वो रोटेट हो रहा है मार्केट में। ये डिपेंड करता है सर्कुलेशन के ऊपर। मुद्रा भ्रम, इल्यूजन ऑफ मनी। देखो जब इंसान की इनकम बढ़ती है, या फिर ये कह लीजिए उस इंसान के कीमतें कम होती हैं, कीमतें बढ़ जाती, तो उसको इल्यूजन कहते हैं। वो ये सोचता है कि उसके पास ज्यादा पैसा है। भाई आप सोचिए एक बात ध्यान से, कि अगर उसकी कीमत बढ़ घट जाए किसी चीज की, तो क्या सोचेगा कि मेरे पास अब पैसा ज्यादा हो गया। लेकिन जब उसके पास पैसा बढ़ जाता है, ज्यादा सैलरी कमा ले ऐसा सोच लो अगर, तो सर पैसे की वैल्यू भी तो गिर रही होती है उस समय। भाई एक तरफ उसको पैसा ज्यादा मिल रहा होता है, दूसरी तरफ पैसे की वैल्यू गिर रही होती है। तो एक्चुअल वो भ्रम में है कि उसके पास ज्यादा पैसा है, वास्तव में उसके पास कोई पैसा नहीं है। वास्तव में उसके पास कोई पैसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ मनी। तो इल्यूजन ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो फिशर के द्वारा दिया गया है। मुद्रा भ्रम का जो विचार गढ़ा गया था वो किसके द्वारा था, फिशर के द्वारा। इरविन फिशर कहा जाता है, इन्होंने बताया था इल्यूजन ऑफ मनी मतलब क्या होता है। इंसान सोचता है कि ज्यादा पैसा है, पर उस पैसे की वैल्यू उसकी एक्चुअली कम हो गई होती। यह फिशर के द्वारा बताया गया। भारत में विनिवेश आयोग का गठन कब किया गया था? देखो हमारे देश में 91 के अंदर एक एलपीजी पॉलिसी आई थी, जिसके तहत हमें पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण करना था। तो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा आयोग स्थापित किया गया था 1996 के अंदर। 1996 के अंदर हमने पूरा एक प्राइवेट आयोग बनाया गया था, विनिवेश आयोग, जो क्या करता है, सरकारी चीजों में हिस्सेदारी बेचने का काम करता है। जी.वी. रामकृष्ण उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 96 अगस्त 1996 के अंदर इसे बनाया गया था। इसे विनिवेश कमीशन यानी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कहा जाता है। फिलहाल अब नहीं है ये। अब क्यों नहीं है सर? अब तो एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया। कमीशन की जगह वित्त मंत्रालय है जो हमारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट
के नाम से होगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, वो ये काम करता है। कौन सा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है बताइए? इनमें आरबीआई है जो हमारा यानी केंद्रीय बैंक है, उसका मुख्य कार्य इसमें से नहीं है। कौन सा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? देखो, मनी सप्लाई रेगुलेट करना है, गोल्ड रिजर्व रखना भी है, लेंडर ऑफ लास्ट सभी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो, सारे के सारे काम सही है, सारे के सारे काम सही है, इसके अंदर कोई भी काम गलत नहीं है, तो केंद्रीय बैंक के सभी कार्य। आरबीएल बैंक का मुख्यालय, अब ये फैक्ट वाली बात हो गई सर, एक छोटा सा बैंक कोई भी पूछ ले, सरकारी, प्राइवेट, विदेशी, ग्रामीण, उसका मुख्यालय, तो वैसे भी याद होना चाहिए बिहार में 2 ग्रामीण बैंक हैं सर। तो कोई भी बैंक का यहां पर सवाल पूछा गया है कि आरबीएल बैंक है जो हमारा, उसका मुख्यालय कहां पर होगा? रत्नाकर बैंक लिमिटेड कहते हैं इसे फुल फॉर्म में, मुंबई में होगा। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है, यानी इकोनॉमिक्स में पोर्शन नहीं है ये। जब व्यापारिक बैंक जमाओं को अपने ऋण और अग्रिमों द्वारा बढ़ाते हैं, यानी जब बैंक द्वारा डिपॉजिट के थ्रू अपने लोन्स को बढ़ाना कहते हैं, उसे क्या होता है? इससे क्या होता है सोच के बताना है सर। बैंक में पैसा आता है, फिर बैंक वाले उस पैसे को लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं, ये जमा करते हैं, फिर लोन देते हैं, जमा करते हैं, लोन देते हैं, ये पैसा घूमता रहता है मार्केट में, ये पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है, और इसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। भाई जमा को लोन के रूप में देना, फिर वही पैसा रोटेट होकर फिर जमा होना, फिर लोन के रूप में देना, साख निर्माण करना। साख निर्माण का काम बैंक करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करने का काम बैंक करते हैं, और उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है। तो क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो हमेशा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। किसी भी वस्तु को पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक वस्तु कब कहते हैं? देखो, सार्वजनिक वस्तु क्या है सर? जैसे मान लीजिए आपकी जो लाइट है, आपके गली के अंदर जो लाइट लगी हुई है, आपके घर के पास कोई पार्क बना हुआ है, तो वहां क्या होगा? सरकार ने वो पार्क बनाया, इर्रेस्पेक्टिव कोई भी हो वो चला जाए वहां पर, लाइट लगाई है, उस लाइट का इस्तेमाल हर किसी के लिए हो रहा है। ऐसी चीजें जिसे किसी के लाभ से, प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता, फ्री में होता है, और कोई भी इसके, जैसे पुलिस है, आर्मी है, अब ये सबकी रक्षा करे, किसी एक की नहीं कर रही है, तो जिससे सबको फायदा हो वो हमारी पब्लिक गुड्स होती। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइज मैन पिकॉक परिकल्पना बहुत मजबूत तरीके से किसको लाती है? पहले ये समझो होता क्या है सर। जो वाइज मैन पिकॉक, ये एक थ्योरी है इनकी, इन्होंने क्या कहा है सर? इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर के यूज को बताया, सरकारी खर्च, सरकार जो खर्च करती है ना, उसके यूज को बताया इन्होंने अपनी थ्योरी में। वाइज मैन पिकॉक इसे या हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये कहते हैं कि जितना सरकार खर्च करती है उतना डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, इक्वालिटी को लाने के लिए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, ये सब करने के लिए जरूरी होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सरकार अपने एक्सपेंसेस को, सरकारी खर्च में अपवर्ड ट्रेंड करते, यानी उसको बढ़ाती है, तो देश के विकास के लिए अच्छा होता है। भाई करंट की क्लास होता है? नहीं भाई, नहीं होती राहुल। चलिए भाई, तो एक अपवर्ड ट्रेंड इन्होंने डिफाइन किया था सरकारी खर्च का, इसे कहा जाता है। देखो, इसमें ना कई क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के भी थे और बाकी चीजों के भी, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा लगभग यहां पर। अच्छा, आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? देखो, टैक्सेशन को लेकर एक थ्योरी हम पढ़ते हैं सर। टैक्सेशन की एक थ्योरी ये आती है कि जो इनकम बढ़े उसके ऊपर टैक्स की रेट भी बढ़ा दी जाए। एक होता है कि नहीं, इनकम बढ़े या ना बढ़े सब पर एक बराबर टैक्स लगाया जाए। ऐसा सिद्धांत जो भारत में भी लागू होता है वो क्या है सर? जिसकी इनकम ज्यादा हो उस पर ज्यादा टैक्स लिया जाए। इसे प्रोग्रेसिव कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव कहते हैं। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि जिस इंसान की जितनी कर देने की क्षमता है उसके हिसाब से उसको टैक्स लगाया जाए, जो प्रोग्रेसिव में आता है, इसको वर्टिकल भी कहते हैं सर।
वर्टिकल का मतलब होता है जैसी जिसकी इनकम वैसा उस पर टैक्स, जैसी जिसकी इनकम वैसा उस पर टैक्स होगा। हर इंसान की टैक्स पे करने की क्षमता अलग अलग हो। अगर वस्तु की मांग लोचदार होती है तो कर का भार किस पर पड़ता है? अगर मांग लोचदार होती है तो उसका बर्डन किस पर होता है? देखो, लोचदार में क्या होता है कि अगर दुकानदार ने कीमत बढ़ाई तो ग्राहक कहीं छोड़कर चला जाएगा, यानी वो कीमत नहीं बढ़ा सकता कि उसका टैक्स का भार ग्राहक पर आ जाता है। और अगर बेलोच होती है तो कीमतें बढ़ा दे, उसे पता है भाई खरीदना ही पड़ेगा। देखो याद रखना, पहले इसका आंसर गलत दिया था लेकिन बाद में सही आंसर माना इसका। सर जब लोचदार होती है तो सेलर पर आता है और जब बेलोचदार है तो बायर। सेलर और बायर पे ही आता है, सरकार पर कभी नहीं आता है। सेलर पर आता है या बायर पर आता है। देखो बेलोच है, जैसे नमक है, अब नमक के रेट बढ़ा दे यानी उसका सारा टैक्स ग्राहक दे देगा क्योंकि वो तब भी खरीदेगा। जो चीज में वो खरीदना छोड़ देगा तो वहां ग्राहक नहीं पे करेगा, वहां दुकानदार पे करेगा। प्रत्यक्ष कर किन्हें कहा जाता है? देखो एक्चुअल में प्रत्यक्ष कर उन सभी करों को कहा जाता है जो जिस पर लगाए जाते हैं उसके ही द्वारा दिए जाएंगे। जैसे मेरी इनकम पर, अगर मेरी इनकम है तो उसका टैक्स भी मुझे देना होगा, मेरी इनकम का टैक्स कोई और नहीं दे सकता। कोई कंपनी है वो प्रॉफिट कमाएगी तो उसका टैक्स उसी को देना होगा, कोई और नहीं दे सकता। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसका भार किसी और पर पड़ता है। दुकानदार ग्राहक से लेकर देता है सरकार को। तो आप कहोगे जिस पर लगाया जाता है उसी के द्वारा दिया जाए, उसी को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति से क्या तात्पर्य है? देखो पूंजीगत संपत्ति किसे कहते हैं? जनरली तौर पर हम मानते हैं 1 साल का, नहीं भाई, नॉर्मली ट्रेंड में 1 साल का होता है, 3 साल के ऊपर होता है हमारे देश में। अगर किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास ज्वेलरी है, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी है ज्वेलरी है, तो प्रॉपर्टी और ज्वेलरी जो होती है सर, अगर वो 3 साल तक एक व्यक्ति अपने पास रखता है, 3 साल के अंदर बेच देता है तो वो शॉर्ट टर्म मानी जाती है। 3 साल के ऊपर हो जाती है जब, तब उस पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स लगता है। तो कैपिटल एसेट जो होती है उसमें 36 महीने का रूल होता है और यहां पर लॉन्ग टर्म माना जाता है जब मोर देन 36 मंथ हो जाता है। 36 महीने के ऊपर होने पर लॉन्ग टर्म माना जाता है, 36 महीने से कम होने पर वो शॉर्ट टर्म माना जाता है। ऐसे व्यय कहां पर होते होंगे जहां पहले व्यय निर्धारित किया जाता है और बाद में राजस्व की बात की जाती है। जैसे हमारा बजट होता है सर, हम बजट बना देते कि इतना खर्च करना है, फिर देखते हैं इनकम कितनी और जो कम है वो उधार ले लेंगे। मतलब एक होता है कि इनकम के हिसाब से खर्चा करना, एक होता है खर्च कर लो इनकम बाद में देखेंगे, नहीं होगी तो उधार ले लेंगे। तो इसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस करना। सरकारी में क्या होता है, खर्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है? देखो भाई, जब मैं ये कहता हूं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कहता हूं, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोन जनरली तौर पर जो किसानों को दिए जाते हैं, जो एजुकेशन के लिए दिए जाते हैं, एमएसएमई छोटे कारोबार या स्टार्टअप के लिए होते हैं, किसी मिडिल क्लास को घर देने के लिए होते हैं, जो लोन छोटे उद्योग कृषि वगैरह के लिए दिए जाते हैं, उन लोन को प्राथमिकता क्षेत्र लोन कहा जाता है, यानी उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा हुई है जो कब से कब तक के लिए थी? अब ये छोटे सवाल भी आ गए। देखो छोटे और बड़े, हल्के और भारी, माइक्रो और मैक्रो, सारे कॉम्बिनेशन यहां बन रहे हैं, आप देख रहे हो सर। तो यहां पर याद रखना 2021 से लेकर 2026 तक, यानी इसका मतलब है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो होगा वो चल रहा है भाई। यहां पर याद रखना उसको क्या कहा गया है, उसको बोला गया यहां पर कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा हो रही। केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध होंगे, फाइनेंशियली रिमेटर्स होंगे, वो किसके द्वारा निर्धारित होंगे?
बताइए मुझे, किसके द्वारा निर्धारित होंगे? तो आप कहोगे फाइनेंस कमीशन ये निर्धारित करता है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले वित्तीय संबंधों का निर्धारण फाइनेंस कमीशन करता है। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कहां पर होती है? ये अब इजी क्वेश्चनों में आते हैं, इनको इजी माना जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर में जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है परिवार में, सर उससे ज्यादा लोग काम करने लगते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि वहां पर जितने लोगों की जरूरत है परिवार में, उससे ज्यादा लोग काम करने लगते हैं, तो इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। आजकल इसमें बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। आजकल के डेवलपमेंट का सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, डेवलपमेंट और ग्रोथ के तो बहुत सारे मॉडल्स हैं सर, लेकिन सस्टेनेबल, ऐसा डेवलपमेंट जो वर्तमान और भविष्य दोनों को पूरा करता हो, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को लेकर आता हो, उसे कहते हैं सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल ग्रोथ जो होती है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का। इसका मतलब है वर्तमान और भविष्य दोनों की बात करता है। चलिए भाई, बिल्कुल देख लेंगे भाई, उसे उसको भी करा देंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, अमरीन फातिमा शायद आपका नाम क्योंकि अधूरा आ रहा है यहां पर, कोई बात नहीं। चलिए, विकासशील देशों में जनरली तौर पर क्या होता है सर? विकासशील जैसे हमारा भारत, भारत में पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बिल्कुल मानेंगे। डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पर, ये सब मान लेंगे हम भारत के विषय में, क्योंकि भारत भी तो एक विकासशील है। और विकासशील देशों में सर ऐसा ही होता है, विकासशील देशों में ऐसा ही होता है। गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए इनमें से यानी कौन सी कमेटी है जिसका संबंध गरीबी रेखा से है? इनमें से वो कौन सी कमेटी है जिसका संबंध गरीबी रेखा से है? याद करो, गरीबी रेखा से रिलेट करती है जो कमेटी, वो कौन सी होगी? तो जो कमेटी गरीबी रेखा से संबंध रखती है वो कौन सी होगी? दत्त कमेटी नहीं है, वांचू कमेटी नहीं, सुरेश तेंदुलकर है। इनमें से सिर्फ एक कमेटी सही है, बाकी तो सारी गलत है। इसमें आर्थिक विकास शब्द को कौन सा उल्लेख नहीं करता? इनमें से कौन सा ऐसा है जो आर्थिक विकास की बात नहीं करता? आर्थिक विकास का देखो मतलब जो होता है ना, उसमें हर प्रकार की तरक्की आती है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है तो वो भी आर्थिक विकास है, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है तो वो भी आर्थिक विकास है, डिस्ट्रीब्यूट अच्छा हो रहा है तो वो भी आर्थिक विकास है। क्योंकि आर्थिक विकास सारे ही हैं। मैंने बताया आर्थिक ग्रोथ और आर्थिक विकास को लेकर देखो यहां बात होती है, तो याद रखना इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ में हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल चीजें आती हैं, डेवलपमेंट में सारी आती हैं। अब क्योंकि ये सवाल पूछा कौन नहीं करता, आप कहोगे सर इनमें कोई भी गलत नहीं है। अगर ये पूछा कौन करता है तो सारे करते हैं, सबका मतलब विकास है, नहीं पूछा था। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? बात समझ में आ रही है भाई? नहीं पूछा है तो कोई भी नहीं है, सारे गलत हैं। लाभ का इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है हमारा, ये हमें शुम्पिटर ने दिया है। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत हमें शुम्पिटर ने दिया है। डब्ल्यू ड्रॉस्टो के अनुसार आर्थिक विकास के कितने चरण हैं? इसको अगर आप देखना चाहते हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए और इसको आप सर्च भी कर सकते हैं रॉस्टो थ्योरी के नाम से। ये मैंने कराया हुआ है, पीजीटी के लिए स्पेसिफिकली कराता हूं जब मैं, तो 5 होते हैं। अब ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है हमारी, यानी हमारा जो समाज है, वहां से लेकर विकास की गति को बढ़ाने तक ये 5 स्टेजेस हैं। इस पर पूरी क्लास आप देख सकते हो, इस नाम से इसे सर्च कर लो, रॉस्टो थ्योरी, राशिद सर, बहुत बढ़िया है ये, काम की है, एग्जाम की है। 5 होते हैं। बड़े धक्के का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ बिग पुश, किस विचार पर आधारित है? देखो, पुश कहां से होगा, अंदर से या बाहर से? भाई कोई भी चीज को पुश करना है तो बाहर से किया जाएगा।
और पुश करने का मतलब क्या है सर, यानी एक इकोनॉमी का ऊपर जो एक्सटर्नल बाहर से जो इन्वेस्टमेंट वगैरह के माध्यम से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम होता है, इसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उसे बड़े धक्के का सिद्धांत कहा गया है। गरीबी का दुष्चक्र, आपको याद होगा ये किसके द्वारा दिया गया है? रैगनर, सॉरी अभी एकदम से माइंड में नहीं आ रहा है वो नाम, चलिए आप मुझे बताना फिलहाल। तो ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है ये किसके द्वारा दी गई थ्योरी है? इसने बताया है कि किस तरह से ये चलते हैं। प्रोफेसर नक्स, रैगनर नक्स के द्वारा चलती है सर। तो याद रखना ये डिमांड की साइड और सप्लाई दोनों साइड से होती है। देखो डिमांड के वजह से भी गरीबी घूमती है, क्योंकि जो इंसान गरीब है वो गरीबी के जाल में फंसा रहता है। इसको पॉवर्टी ट्रैप कह सकते हो, एक तरह से जाल कह सकते हो, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कह सकते हो। वो उस जाल में फंस जाता है व्यक्ति जो होगा। तो डिमांड और सप्लाई दोनों साइड की वजह से निर्धनता का दुष्चक्र जो है वो चलता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किस चीज पर होता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो होगा वो किस चीज में होगा? भाई एफडीआई जो होगी किसी भी सामान में, किसी भी माल में होगी। तो एफडीआई जो लगाई जाती है, मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए बड़े अमाउंट में जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको ही कहा जाता है एफडीआई करना। ये हमेशा सामान में होगा, ये हमेशा माल में होगा। प्रोफेसर नक्स, बिल्कुल सही आपने कहा, रैगनर नक्स एक्चुअली उनका नाम। तो ये इस तरह के सवाल हैं आप लोगों के पास, तो मुझे बताइए कि इस तरह के सवाल जो हैं, जैसे कि आपने देखो यहां पर कुछ सवाल और भी दिए गए हैं। देखो ये सवाल तो मुझे समझ नहीं आया कि इसने क्यों दे दिया है, एग्जाम में तो करना पड़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं 80 के 80 तो नहीं होंगे। अब ये सवाल है एक्स का मूल्य क्या होगा जिसके लिए कॉस एक्स का मान न्यूनतम होगा। अब मैथमेटिक्स जिसकी थोड़ी सी अच्छी है, साइंस थीटा कॉस थीटा उसमें पढ़ा हुआ है तो करके आएगा भाई, लेकिन मुझे तो मैथ्स नहीं आती है तो मैं तो छोड़ कर आऊंगा। क्या करें, मैथ्स देगा इकोनॉमिक्स में कॉस थीटा एक्स पूछा है तो भाई नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, जब दो से अधिक डेटा हैं उन सेट की तुलना करते हैं आपस में तो उसे क्या कहते हैं? दो हैं सेट और उनकी आपस में तुलना करते हैं अगर, तो उसे क्या कहते हैं? दो सेट की आपस में अगर तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाए? तो जब दो सेट होंगे और उसकी तुलना की जाएगी तब उसे आप क्या कहोगे? रिलेटिव भी कहते हो, कोएफिशिएंट डिस्पर्जन दो कहते हो। एब्सोल्यूट में कंपेयर नहीं होता, रिलेटिव हमेशा कंपैरिजन के लिए होती है सर, रिलेटिव हमेशा कंपैरिजन। इसी को डिस्पर्जन भी कहा जाता है, डिस्पर्जन भी कहा जाता है और इसको रिलेटिव भी कहा जाता है। रिलेटिव हमेशा कंपैरिजन। 75 रुपए प्रति व्यक्ति आय हमारी गरीबी रेखा होगी, ये किसने कहा था? गरीबी रेखा को 75 रुपए प्रति व्यक्ति बोला गया था, किसके द्वारा? तो ये एक बॉम्बे प्लान आया था 44 में, 1944 में। उस समय कहा गया था हमारा कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो कितनी होगी? 75 रुपए प्रति वर्ष हो। जब हम कहते हैं कि कोई सरकारी क्षेत्र है या कोई निजी क्षेत्र है, सरकारी और निजी में जब वर्गीकरण किया जाता है सेक्टर का, इसका मतलब वो किस आधार पर होता है? सरकारी में और निजी में जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसका मतलब किस आधार पर होता है? तो याद रखो, ऑनरशिप के आधार। जिसमें 50% से ज्यादा सरकार का है वो सरकारी है, जिसमें 50 से कम सरकार का है वो प्राइवेट हो जाता है। सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम, माइक्रो फाइनेंस का यूज किस लिए होता है? देखो माइक्रो फाइनेंस कहते हैं सर उसे जब हम किसी छोटे लोगों को, कुछ गरीब लोगों को जो खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, 10 से लेकर 20 लोग अगर मिल जाएं और वो आपस में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें, जिसे SHG कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। तो बेसिकली उनको प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। इसको हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, इनको
कम अमाउंट में कम ब्याज पर इनको लोन दिया जाता है इनको कारोबार करने के लिए। पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी? पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो किस वर्ष लाई गई थी? पहली जो औद्योगिक नीति लाई गई थी, पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई वो किस वर्ष लाई गई? 48 में। 6 अप्रैल 1948 को लाई गई थी पहली। 6 अप्रैल 1948 को पहली लाई गई। हरित क्रांति का संबंध किससे है? अगर कंपेयर करेंगे ना पहले वाले टीआरई 1 वाले पेपर को टीआरई 2 वाले पेपर को, तो मुझे लग रहा ओवरऑल के हिसाब से, कुछ सवालों को छोड़ दे अगर ओवरऑल कहूं तो टीआरई 2 कंपैरेटिवली आसान था टीआरई 1 से। इकोनॉमिक्स के 80 सवालों की बात करें, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है तो बताना मुझे, क्योंकि आपने मेरे साथ टीआरई 1 और टीआरई 2 अब दोनों पेपर कर लिए सर। क्योंकि देखो आसान का मतलब ये होता है जो चीजें हमने नॉर्मली पढ़ी होती हैं, यानी कि जो हमारे हर तरह के एग्जाम में आती हैं वो चीजें पूछी जा रही हैं। जैसे हरित क्रांति के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो ये आसान माना जाता है क्योंकि अमूमन इसके बारे में सबको पता होता है। कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं, वैसे सवाल तो इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जब ओवरऑल का जिक्र आएगा तो उसका क्या मतलब होगा। अच्छा, जो डब्ल्यूटीओ का अस्तित्व है वो कब आया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया था? 1 जनवरी 1995 को आया था। 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले इसका नाम गैट था, GATT था, गैट था, और ये 95 में बना। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1 जनवरी 1995 को हुआ है। विकासशील देश जो होता है, उस विकासशील देश में क्या होता है बताइए? विकासशील देश में क्या होता है? आप कहेंगे सर वहां पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, वहां पूंजी भी कम, गरीब का मतलब पूंजी कम, इनकम भी कम है। सारी बातें सही है। विकासशील देश में ये सारी बातें सही है। देख लो क्वेश्चन, सर विकासशील देश में पैसा कम है, वहां पे लोगों की आय कम है, वहां पर अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ये सारी बातें सही हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डबल टैक्सेशन की समस्या दूर करने में क्या होगा? देखो डबल टैक्सेशन क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति इंडिया से कोई अमेरिका में कारोबार करता है, उस पर इंडिया की सरकार भी टैक्स मांगती है, अमेरिका की सरकार भी टैक्स मांगती है। इंडिया का व्यक्ति अमेरिका में नौकरी करता है, अमेरिका वाले भी टैक्स मांगते हैं उस इनकम पे, इंडिया वाले भी। इसके लिए क्या करना चाहिए? जहां पर डबल टैक्स की दिक्कत आ जाती है वहां पर आपस में एग्रीमेंट होता है। इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी आपस में दो जो हैं वो एग्रीमेंट कर लेते हैं सर। और जब ये दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे, इनके बीच द्विपक्षीय समझौता हो जाएगा, तो वहां डबल टैक्स को दूर किया जा सकेगा। डबल टैक्सेशन को दूर करने में वो काम कर सकता है। आय की असमानता को जो व्यक्त करता है ग्राफ, कुजनेट्स कर्व होता है, जो बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने पर आय की असमानता कैसे बढ़ती है। लोगों की आय की असमानता शुरू में बढ़ती है। देखो जो कुजनेट्स कर्व होता है वो ऐसा बनता है, जो बताता है कि ग्रोथ के बढ़ने पर शुरू में तो आय की असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है, और बाद में जो है वो इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाती है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। तो इसे कहते हैं इनवर्स यू। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे कहते हैं उल्टा यू आकार का होता है, इसे इनवर्स यू कहते हैं। ये कुजनेट्स कर्व होगा मेरे भाई, याद रखना। कुजनेट्स कर्व जो होता है वो इनवर्स यू शेप का होगा। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में होंगे, इसी प्रकार की चीजें आपको याद करनी है। अगर यहां पर कहा जाए एक जैसे काम करने वाले लोगों का ग्रुप बना दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? एक जैसे काम करने वाले लोगों को ग्रुप बना दिया जाए, ग्रुप में बांट दिया जाए, एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाए, दूसरा डिपार्टमेंट अलग, तीसरा अलग, तो उसे कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन कर। विशेष प्रकार के ग्राहक के आधार पर नौकरियों को अलग अलग बांट दिया जाए, उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना कहते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम हो जाएगा। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, हरेंद्र कुमार 9th-10th के लिए भी लेकर आए हैं। चलो एक आखिरी सवाल और देख लो। जिस योजना में कुछ प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें कुछ नियम शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखो इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे आंसर में,
क्योंकि मुझे लगता है कि इसका एक ही आंसर है, वो है स्ट्रेटेजी। क्योंकि जब हम कोई रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उसे स्ट्रेटेजी कहते हैं, पर बीपीएससी वालों ने इसके लिए आंसर डी माना है। पता नहीं उन्होंने इसमें और किसको माना है, मुझे लगता है उन्होंने बजट को भी माना होगा, क्योंकि बजट भी एक प्रकार से माना जा सकता है वैसे तो, क्योंकि बजट में भी हम कोई ना कोई रूल्स बनाते हैं अपने विकास से रिलेटेड और उसको शामिल करते हैं। तो वैसे तो इसका आंसर स्ट्रेटेजी, अगर ये मोर देन वाले ऑप्शन ना हो, यानी कि जैसे आजकल बीपीएससी के अलावा बाकी कोई एग्जाम देने जा रहे हो अगर, तो वहां तो मोर देन वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं सर, तो वहां तो एक ऑप्शन चुनना पड़ता है, वहां स्ट्रेटेजी आंसर होता है, जो प्लानिंग पॉलिसी किसी रूल्स के तहत की जाती है। यहां मोर देन वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए देखो याद रखना, यहां दोनों को माना है बीपीएससी ने। तो चलिए मैंने इसलिए बताया आपको, ये सारे सवाल जो है बिल्कुल परफेक्ट हैं, बेहतरीन सवालों का कॉम्बिनेशन है। और यहां पर जो सर टीजीटी के लिए लेकर आएंगे, बिल्कुल मेरे भाई, हम टीजीटी के लिए भी लेकर आ सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो यहां पर जो है बेस्ट ये है कि तैयारी करना। सर हमने टीआरई 1 टीआरई 2 करा क्यों है? क्योंकि इससे हमें एक एनालिसिस हो जाता है कि एग्जाम आता कैसा है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम को और बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो भाई मेरे साथ आप दो तरह के बैच जुड़ सकते हैं। एक बैच हमारा इकोनॉमिक्स स्पेशल आता है, जो कि इस बार 7 मई को आएगा, क्योंकि हर 2 महीने के गैप पर ये लाया जाता है, 1 महीना छोड़कर 1 महीना। तो 7 मई से आ रहा है हमारे पास इकोनॉमिक्स स्पेशल का नया बैच। और उसके अलावा हमारे पास, अगर आपने पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स को, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे भाई यहां पर आप इस बैच में ऑल स्टेट पीजीटी का जो बैच है हमारा, पीजीटी इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस के नाम से, पीजीटी 2024-25 यानी इको प्रैक्टिस के नाम से, तो इस बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। भाई याद रखना, ये बैच सिर्फ प्रैक्टिस बैच होगा, इसमें आपको 3000 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और इसमें वीओडी कंटेंट भी होगा। वीओडी इसमें प्रैक्टिस क्लासें भी होंगी, लाइव प्रैक्टिस क्लास भी होंगी, सारे नोट्स भी होंगे, प्रैक्टिस शीट भी होगी, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल होगा अलग से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।